एंटीनेटल चेकअप्स के बारे में है कि पेशेंट्स को पहले तो प्रेगनेंसी को हम लोग थ्री ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड किए, बताए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर। तो बेसिक जो चेकअप कहता है कि एटलीस्ट पेशेंट शुड अंडरगो एटलीस्ट 4 एंटीनेटल चेकअप्स। आपको प्रेगनेंसी रही कुछ भी तो एक बार डॉक्टर से मिले, उसके बाद एक फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीशन में मिले, सेकंड ट्राइमेस्टर कंप्लीशन में मिले, थर्ड ट्राइमेस्टर कंप्लीशन मिले। तो ये हुआ इन जनरल 4 एटलीस्ट दे शुड अंडरगो 4 एंटीनेटल। बट इन प्रैक्टिस जो होता है, पेशेंट को हम लोग चेकअप के लिए एवरी मंथ बुलाते हैं, एवरी 4 वीक्स। जैसे ही डेट से क्रॉस किया, 2 वीक्स क्रॉस किया, पेशेंट आता है चेकअप के लिए। देखते हैं उस समय क्या क्या करना चाहिए। फर्स्ट चेकअप में पेशेंट आता है आपके पास, 6 वीक्स में पेशेंट आया, 6 to 7 वीक्स में, तो क्या क्या देखते हैं। सबसे पहले वी कंफर्म फॉर द प्रेगनेंसी। पेशेंट आके बोला मेरा डेट्स ओवरड्यू हो गया मैडम, 15 दिन पार हुआ था, तो पहले कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी करते हैं। कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी करने के बाद अगर सुविधा है तो अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं। ये जरूरी है कि यस प्रेगनेंसी इंट्रायूट्राइन है, एक्स्ट्रा यूट्राइन नहीं है, ये आजकल इंपॉर्टेंट है। आजकल एक टॉपिक प्रेगनेंसी बहुत होने लगा जो ट्यूब्स में होता है, इसलिए फर्स्ट अल्ट्रासाउंड करते हैं टू कंफर्म यस प्रेगनेंसी इंट्रायूट्राइन है। ठीक है, पहले तो है तो इंट्रायूट्राइन है। इंट्रायूट्राइन है तो अल्ट्रासाउंड में देखते हैं कितना वीक्स की प्रेगनेंसी है, जो आप डेट बता रही है पेशेंट, उससे वो कॉन्साइड कर रहा है ये। और थर्ड है कि 7 वीक्स में हमें पेशेंट का बच्चे का हार्ट बीट हमें मिल जाना चाहिए 7 वीक्स में। तो ये सारी चीजें कंफर्म करने के लिए फर्स्ट अल्ट्रासाउंड करते हैं व्हेन पेशेंट कम्स टू यू फॉर द फर्स्ट एंटीनेटल चेकअप। तो क्या क्या करते हैं, पहले कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी, देन डेटिंग ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको कि टाइम हम कितने वीक्स का है, जो डेट बता रही है पेशेंट, उससे आपका प्रेगनेंसी जो है कोइंसाइड कर रहा है। वो जो समय बोली उसके हिसाब से 6 वीक्स है, तो आपके अल्ट्रासाउंड में भी 6 वीक्स है ना, ऐसा नहीं कि अल्ट्रासाउंड में 4 वीक्स मिला है। डेटिंग ऑफ प्रेगनेंसी, कंफर्मेशन, डेटिंग, देन पेशेंट का फिर इंट्रायूट्राइन साइट, उसको साइट ऑफ प्रेगनेंसी, यूट्राइन है, एक्स्ट्रा यूट्राइन है, एंड देन वायबिलिटी। 4 हेडिंग समझ लो, कंफर्मेशन, डेटिंग, फिर उसके बाद साइट, यूट्राइन एक्स्ट्रा यूट्राइन, एंड देन वायबिलिटी। वायबिलिटी मतलब वायबल, हार्ट बीट आ गया कि वायबिलिटी हो गई। 4 चीज देख लिए तब आप श्योर हो गए यस प्रेगनेंसी अब इसकी ठीक ठाक आगे ग्रो करेगी। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फ्यू इन्वेस्टिगेशंस पेशेंट को कराते हैं। तो बेसिक इन्वेस्टिगेशंस होता है पेशेंट्स का TCDC, PTCT, हीमोग्लोबिन, शुगर देख लेना है, पेशेंट कहीं पहले से डायबिटिक तो नहीं है, उस समय प्रेगनेंसी की वजह से नहीं होगी डायबिटिक, लेकिन एक्सीडेंटली पता चले कि डायबिटिक तो नहीं है। ब्लड प्रेशर चेक करके देखते हैं कि पेशेंट एसेंशियल हाइपरटेंशन की तो केस नहीं, एसेंशियल में पहले से तो हाइपरटेंशन नहीं है, तो शुगर, हाइपरटेंशन, ये जो सीरो मार्कर्स करते हैं HIV, HbS, ऑस्ट्रेलियन एंटीजन, HIV, TSCB, ये सब टेस्ट करके देखते हैं। थायराइड टेस्ट आजकल जरूरी हो गया है कि भाई थायराइड का बहुत देखा गया कि बैड इफेक्ट होता है, थायराइड हाई या लो है, तो थायराइड टेस्ट कर लेते हैं। प्लस अगर पेशेंट अफोर्ड करती है तो हम लोग को करना चाहिए उसका एक बार टेस्ट जो हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, ये कर लेना चाहिए देखने के लिए थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया एरियाज में। हमारे इस एरियाज में थैलेसीमिया ऐसा कॉमन है, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया, इसको भी डायग्नोस उस समय कर लेते हैं। मान लीजिए थैलेसीमिया में क्या होता है, थैलेसीमिया मेजर और माइनर होता है। माइनर है तो फर्क नहीं पड़ता है, ले जाएगा पेशेंट, बच्चा हो जाएगा। मेजर अगर थैलेसीमिया होता है तो वो बच्चा जो है आगे जाके पैदा भी होगा तो वो हमेशा के लिए परेशान करने वाला बच्चा है। इसीलिए वो सब ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर चेकअप में टेस्ट में इन्वेस्टिगेशन यूरिन का भी कर लेते हैं। ठीक है, इतना हुआ, ठीक है, ठीक ठाक गोइंग ऑन है। उसके बाद जो चेकअप करते हैं जो 11 to 12 वीक्स के बीच में, 11 to 13 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में एक अल्ट्रासाउंड किया जाता है देखने के लिए जेनेटिक टेस्टिंग के लिए। बच्चा कोई आपका जो एक मंदबुद्धि बच्चा देखते हो कि डाउन सिंड्रोम होता है, बच्चा कोई के ऐसे रहता है, होता है मंदबुद्धि, और भी कुछ तरह के सिंड्रोम्स हैं, पटाऊ है, डाउन्स है, ये सब है, जानने के लिए उस समय में 11 to 13 वीक्स के बीच में एक अल्ट्रासाउंड होना चाहिए। उस समय करते हैं देखने के लिए पेशेंट का नेजल बोन, वो सब सिम्टम्स के साथ, अगर उसको जेनेटिक है तो उसका ये नेजल बोन एब्सेंट रहेगा। तो उस समय अल्ट्रासाउंड में देखा जाता है कि उसका नाक का यादी है उठा हुआ है, नेजल बोन है, नहीं तो लिखता है नेजल बोन एब्सेंट। वो एब्सेंट हुआ तब डाउट देता है कि इसको प्रॉब्लम है नेजल बोन। और एक होता है एंटी न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी, एंटी टेस्ट। वो कहाँ होता है, एंटी टेस्ट यहाँ पे देखा जाता है, यहाँ पे बच्चा को अल्ट्रासाउंड में बच्चा को कोशिश किया जाता है कि ऐसे पोजीशन में बच्चा रहे, ऐसे वैसे नहीं रहे। अल्ट्रासाउंड में ऐसे रहे मतलब सर ऐसे है और बच्चा स्ट्रेट है। यहाँ का जो थिकनेस होता है अंदर का बोन से लेकर स्किन, इसके बीच का जो थिकनेस मानते हैं उसको न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी करते हैं। वो अगर बढ़ा हुआ रहता है मोर देन 3 सेंटीमीटर, वो अगर बढ़ा हुआ है मोर देन 3 तो कहते हैं ये पॉजिटिव है। ये अगर पॉजिटिव है प्लस नेजल बोन नहीं है, 2 चीज, तो डाउट हो गया कि इसको जेनेटिक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इसको डाउन टर्नर्स बताओ कुछ भी है। अब उसको कंफर्म करने के लिए हम लोग ये जो ड्यूल मार्कर टेस्ट करते हैं, ड्यूल मार्कर टेस्ट करते हैं, है ना। ड्यूल मार्कर प्लस ये जो अल्ट्रासोनोग्राफी एंटी, जिसमें नेजल बोन और एंटी देखे, और ड्यूल मार्कर, ये जेनेटिक टेस्टिंग 11 to 13 वीक्स के बीच में होता है। ड्यूल मार्कर में फिर 2 चीज होता है, पैपे होता है, सेरम बीटा IgG होता है। हमने दो चीज उसमें किया जाता है। पैपे उतना छोटा प्लेसेंटा सब्स्टिट्यूट प्रोटीन ये होता है, और हमारा सेरम बीटा IgG होता है, उसका लेवल्स को देखा जाता है। चेकअप का बात है तो उसमें एक ये कर लिया। उसके बाद ठीक है, पेशेंट का ठीक ठाक चल रहा है। फॉलिक एसिड जरूर देंगे, फर्स्ट एंटीनेटल चेकअप में पेशेंट आई है, कुछ और देना दे, फॉलिक एसिड आपको देना है। फॉलिक एसिड का 5 मिलीग्राम फॉलिक एसिड जरूर होना चाहिए, 5 मिलीग्राम। उसके साथ पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है तो हम प्रोजेस्टेरोन वगैरह देना चाहे तो देंगे। अगर उसको वॉमिटिंग वगैरह होती है तो उल्टी की दवा दे देंगे, भूख नहीं लगती है तो एंजाइम्स दे देंगे। ठीक है, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर का। फिर पेशेंट आपके पास फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद सेकंड ट्राइमेस्टर में चेकअप के लिए आती है 14 वीक के आसपास, जब वो एंटी और ये सब आई है उस समय में तब पेशेंट का अगर सब चीज ठीक ठाक है, देख लिए ग्रोथ अच्छा है, तब उसको अब हम लोग आयरन कैल्शियम तब देते हैं, आयरन कैल्शियम।
फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आयरन कैल्शियम अवॉइड करते हैं, क्योंकि आयरन कैल्शियम अपने में वॉमिटिंग इंड्यूस करता है, वो नॉर्मल में भी वॉमिटिंग को इंड्यूस करता है। तो पेशेंट्स को चूंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में टेंडेंसी रहती है वॉमिटिंग वगैरह होने की, गैस होने की, तो उस समय में हम लोग यूजुअली अवॉइड करते हैं। जिसको नहीं प्रॉब्लम है, जो पेशेंट कोई कहे कि नहीं हमको तो कुछ नहीं हो रहा है, सब ठीक ठाक है, तो देना चाहो तो दे सकते हैं, बट उस समय मस्ट है फॉलिक एसिड। नाउ सेकंड ट्राइमेस्टर में आयरन कैल्शियम ये मस्ट है जरूर देते हैं। तो आयरन कैल्शियम उस समय जरूर दे दिए, है ना, पेशेंट को आयरन कैल्शियम दिए। प्रोटीन अगर दे सकते हैं, अफोर्ड करती है तो कुछ प्रोटीन दे दिए, प्रोटीन पाउडर दे दिए, ये मस्ट है। आयरन कैल्शियम प्रोटीन लेती है पेशेंट। नाउ पेशेंट इज लैंडिंग इन थर्ड ट्राइमेस्टर। अगर ग्रोथ कमी है, देख रहे हैं अल्ट्रासाउंड में बच्चे का वेट कम है, या क्लिनिकली हमको लग रहा है कि नहीं वॉल्यूम कम छोटा है, तो आप उसमें ऐड कर दिए, प्रोटीन ऐड कर दिए, कुछ और ऐड कर दिए, दवाइयाँ दिए, देकर उसको हीमोग्लोबिन उस समय जरूर एक बार हीमोग्लोबिन और शुगर करते हैं एकदम। शुगर बताना भूल गया क्योंकि सेकंड ट्राइमेस्टर में ही शुगर करना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज 5वें महीना कंप्लीट होता है, 20 to 22 वीक्स उस समय डेवलप होता है। उस समय में हीमोग्लोबिन शुगर जरूर कर लेते हैं। बीपी चेक तो करते ही रहते हैं, बीपी है, ये सब चीजें जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज, हाइपरटेंशन होता है, ये सब 5वें महीने खत्म होते होते समय में शुरू होता है, तब उसको प्रेगनेंसी से रिलेटेड करते हैं 20 to 22 वीक्स में। तो फिर एक बार हम लोग असेसमेंट 7th मंथ एंड में कर लिए कि भाई सब ठीक है, शुगर नहीं है, हीमोग्लोबिन ठीक है। हीमोग्लोबिन कम है तो आपके पास अभी 2 महीना टाइम है ना, आप आयरन और खिला सकते हो, नहीं है तो आप उसको आयरन की इंजेक्शन दे सकते हो, ब्लड दे सकते हो, आपके पास टाइम है सब चीजों को संभाल लेने का। पानी कम है तो पानी पड़ने की दवा दे देते हैं, बच्चे का वेट कम है तो मदर को रेस्ट एंड प्रोटीन और एक्स्ट्रा बताते हो, दैट इज द टाइम फॉर फीटल ग्रोथ और असेसमेंट करना। फिर ठीक ठाक चल रहा है, फिर अब टाइम आता है बच्चे का मूवमेंट ठीक ठाक है ना, पेशेंट को पूछे जब मरीज 9th मंथ में लैंड करती है, दैट इज 36 वीक्स कंप्लीट हो जाता है। डिलीवरी हम लोग वेट करते हैं 40 वीक्स तक। तो फिर जब उसका 9th मंथ स्टार्ट हो गया, दैट इज 36 कंप्लीट हो गया, 37 स्टार्ट हो गया, दैट इज द टाइम कि बेबी अपना पोजीशन ले लेता है। अब उसका सर नीचे है कि सर ऊपर है, माने बच्चा सिफेलिक प्रेजेंटेशन, हेड प्रेजेंटेशन है कि उल्टा से टैन प्रेजेंटेशन है, या बच्चा तिरछा है, जो भी है, दैट इज द टाइम डिसाइड हम लोग करते हैं। उस समय में जब चेक करते हैं अगर बच्चा उल्टा है, आया कि नहीं भाई, इनका तो पैर नीचे है, सर ऊपर है, तो जो 36 कंप्लीटेड वीक्स के बाद फिर चांसेस बहुत कम होता है कि वो पूरा अपसाइड डाउन घूम जाएगा, इसका चांसेस कम रहते हैं। अब तो इतनी जगह नहीं है उसको ना, पहले तो इतनी जगह में इतना सा है, तो बॉल की तरह ऊपर नीचे हो रहा है, अब तो इतनी जगह नहीं है कि पूरा ऐसे घूम जाएगा, पूरा घूम कर कैसे आ जाएगा, तब अलर्ट हो जाते हैं। हम लोग कहते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन है, भाई आपका तो उल्टा बच्चा है, ब्रीच प्रेजेंटेशन है, 37 वीक में ब्रीच प्रेजेंटेशन अगर है तो ब्रीच प्रेजेंटेशन नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल नहीं लिया जाता है, नहीं लिया जाता है, क्योंकि उसमें बच्चे को प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस होता है। डिलीवरी होने के समय में बच्चे को कॉम्प्लिकेशंस होने का डर रहता है, तब डिसीजन, अगर उसमें फिर डिसीजन लिया जाता है अकॉर्डिंग टू बच्चे का वेट। बच्चे का वेट अगर कम है तब वजाइनल डिलीवरी में ट्राई कर लिया जाता है, लेकिन बच्चे का वेट अगर एवरेज वेट अगर मान लो 3 kg के करीब है तो वजाइनल डिलीवरी नहीं ट्राई किया जाता है, ऊपर से निकाला जाता है। तो वो टाइम में एक अल्ट्रासाउंड फाइनली एट 37th वीक किया जाता है। तो उस समय करते हैं, लिख के भेजते हैं फीटल पोजीशन, लिख के भेजते हैं हम लोग, टू सी फीटल पोजीशन, है ना। फीटल पोजीशन मतलब सिर से है कि पैर से है नीचे, उस समय में बच्चे का गला में कॉर्ड है क्या, कॉर्ड है तो सिंगल राउंड है कि डबल राउंड है, ये सब आपको अलर्ट कर देता है। गले में कॉर्ड है तो पेशेंट को कहते हैं आपका मूवमेंट पे ध्यान रखोगे, बच्चे के मूवमेंट पे। मान लो कॉर्ड है, कॉर्ड कभी मान लो टाइट हो गया, आपको तो कॉर्ड का लेंथ अंदर पता नहीं है, टाइट हो गया, पेशेंट आएगी बोलेगी कि बच्चा नहीं चल रहा है, देखिए तो स्ट्रैंगुलेट हो गया बच्चा, फांसी हो गई, तो वो सब आपको जानकारी देता है, सो दैट क्या मरीज को भी अलर्ट कर दीजिए कि अपना मूवमेंट पे ध्यान रखो। तो वो फीचर ग्रोथ के उस समय फीटल पोजीशन प्लस एक बायोफिजिकल स्टडी होता है, बायोफिजिकल फीटल पोजीशन प्लस बायोफिजिकल। व्हाट इज बायोफिजिकल? बायोफिजिकल में 4 चीज देखते हैं, फीटल मूवमेंट, फीटल टोन, एक जो होता है 3-4 चीज है कि टोन में कि ये बच्चा गर्दन ऐसे कर रहा है, बच्चा मूवमेंट ठीक ठाक कर रहा है, लाइकर, अमाउंट ऑफ लाइकर, एब्नोटिक फ्लूइड, वो देखते हैं। जैसे 3 चीज का ये है, 3-4 चीज देखते हैं, सारा चीज ठीक है, आया कि नहीं, उसका स्कोर होता है 8। 4 फैक्टर से जिसको स्कोर 8 स्कोर किया जाता है। तो बहुत लोग भेजता है 6/8, मान लो मूवमेंट नहीं है तो 2 स्कोर माइनस हो गया, पानी कम है तो 2 माइनस हो गया, इस तरह से वो स्कोर 8/8 है। तो निश्चित है कि जाओ पेशेंट को कि भैया जब पेन उठेगा, जब दर्द होगा, मूवमेंट पे ध्यान रखो, पोजीशन ठीक है, सब कुछ ठीक है, मूवमेंट ठीक है, सब बढ़िया, तो इस तरह से 3 ट्राइमेस्टर का क्या क्या देखना है, क्या क्या करना है। हर ट्राइमेस्टर में पेशेंट का ब्लड प्रेशर, वेट और हीमोग्लोबिन, 3 चीज क्या जरूर करना है हर एट कम से कम 3 बार, है ना। बच्चे का वेट हम लोग उससे अल्ट्रासाउंड से असेस करते हैं, उसका हीमोग्लोबिन जरूर चेक कर लेना है कि हीमोग्लोबिन ठीक ठाक बढ़ेगा, ठीक है। हाँ, पानी कम है तो वैसे डिसीजन लेते हैं, बहुत पानी कम है लास्ट में पानी भरने की दवा देते हैं। तो AFI का स्कोर तो फिर पढ़ने जाओगे तो सब अल्ट्रासाउंड में आता है। AFI का स्कोर लास्ट में एटलीस्ट 8 to 10 होना चाहिए। एंटीनेटल चेकअप में क्या क्या करना है सब होगा। अब तुम्हारा है कि प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन पूछ रहे थे। ब्लड प्रेशर जो प्रेगनेंसी रिलेटेड ब्लड प्रेशर बढ़ेगा वो 20 to 22 वीक्स में बढ़ता है। आपके पास पेशेंट शुरू में ही दिखाने आई है, अभी उसको 1.5-2 महीना ही हुआ है और उसका बीपी बढ़ा हुआ है, देन वो प्रेगनेंसी इंड्यूस ब्लड प्रेशर नहीं है, उसको कहते हैं एसेंशियल ब्लड प्रेशर है। आप एसेंशियली पहले से हाइपरटेंसिव है, वो प्रेगनेंसी उसके लिए रीजन नहीं है। दिस इज अ केस ऑफ एसेंशियल हाइपरटेंशन। तब उसको फिर उसी तरह से मैनेज होता है कि पहले से जो दवा खा रही है, ब्लड प्रेशर की पूछते हैं क्या दवा खा रही है, अगर खा रही है तो उसको फिर हम लोग चेंज करते हैं। जो दवा प्रेगनेंसी में दिया जा सकता है, जो बच्चे पे साइड इफेक्ट ना करे, उसको चेंज करके उसको कंटिन्यू करते हैं। बट 20 से 22 वीक्स के पास में बीपी बढ़ना शुरू हो रहा है। पहले बीपी पेशेंट का 110/70 था, 110 देखा रहे, बीपी 130/80 आ गया। तो दैट इज द टाइम कि जब वो स्टार्ट होता है बीपी बढ़ना। अलर्ट वहीं से
शुरू हो जाता है, वहीं से अलर्ट हो जाना है। थोड़ा फ्रीक्वेंट बीपी चेकअप के लिए पेशेंट को बुलाते रहे, ये बीपी तो ठीक है ना, पेशेंट को कहे कि थोड़ा सा आप रेस्ट में रहिए। और नॉर्मल बीपी जो है प्रेगनेंसी में हम लोग 120/80 तक को या मैक्सिमम 130/80 तक में कोई दवा वगैरह नहीं देते। रेस्ट एंड थोड़ा डाइट, एक्स्ट्रा हेवी डाइट नहीं लो, स्पाइसी ऑयली डिजर्ट नहीं लो, मना करते हैं। और फिर लेकिन अगर ब्लड प्रेशर देखेगी ना, अब देख रहे हैं 130/90 आ गया, तो वो आपको एकदम वार्निंग है। 130/90 आ गया मतलब अब आपको कुछ ना कुछ मेजर्स लेना है, नहीं तो ये कॉम्प्लिकेट करेगा प्रेगनेंसी को। माँ और बच्चा दोनों को खतरा होता है। बीपी बढ़ता है तो इट्स नॉट ओनली फॉर बेबी, माँ और बच्चा दोनों के लिए खतरा होता है। तब वहाँ से पेशेंट को हम लोग देख के असेसमेंट करते हैं। अगर 90 या 90+ है, कुछ एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन देते हैं जो प्रेगनेंसी में दिया जा सकता है, वो देते हैं। पेशेंट को फ्रीक्वेंटली 15 दिन में बुला लिए, लेकिन अगर फिर भी बीपी ज्यादा है तो वीकली चेकअप के लिए बुलाएं। उससे भी ज्यादा होता है तो पेशेंट को फिर एडमिट करके रख के उसका बीपी देखते रहे। सो मेंटेन किए। हाई बीपी जो है बच्चे का ग्रोथ नहीं होने देता है, लाइटर एमनियोटिक फ्लूइड कम कर देता है, तो उसका मेजर्स लेते हैं, उसके रिलेटेड दवा वगैरह देते हैं। ऐसे करते करते लेकिन फिर भी अगर बढ़ उसके साथ तो फिर पेशेंट आई हमारे पास चलते 7वें महीने में बीपी तो बढ़ा हुआ है, साथ में स्वेलिंग एडिमा हो गया, फुल गया पैर वाली समय। तो एक बार सुनो प्री एक्लेम्शिया, जानते हो जो सबसे खराब चीज है प्रेगनेंसी के लिए, प्री एक्लेम्शिया सबसे खराब चीज है। तब देखते हैं कि पेशेंट इज गोइंग इन प्री एक्लेम्शिया। प्री एक्लेम्शिया में 3 में से 2 चीज जरूर होना चाहिए, हाई ब्लड प्रेशर और एडिमा, या हाई ब्लड प्रेशर यूरिन में या यूरिन में प्रोटीन एल्बुमिन। इस तरह से क्राइटेरिया है, इसमें से 2 क्राइटेरिया दिया है तो पेशेंट इज गोइंग इन प्री एक्लेम्शिया। एंड प्री एक्लेम्शिया इज अ वेरी बैड थिंग। प्री एक्लेम्शिया में बीपी और बढ़ता चला गया तो वो बीपी आइदर तो आपके बच्चे को खराब, पेशेंट के बच्चे को खराब करता है, बिकॉज इट इज ऑन सो मच ऑफ प्रेशर। जो ब्लड सप्लाई बच्चे को जा रहा है वो अंडर प्रेशर है, तो जो ब्लड वेसल्स उसको जा रही है वो सब सिकुड़ने लगती है, नैरो होती है। उसको जितना ब्लड मिलना चाहिए, फूड मिलना चाहिए, बच्चे को नहीं मिल रहा है, बच्चे का ग्रोथ कम हो जाएगा, बच्चे का जिस पानी में रहता है लाइटर कम हो जाएगा, वेट कम होगा, हो सकता है 9वां महीना जाते बच्चा अंदर ही IUD हो जाएगा, हार्ट बिल्कुल हो जाएगा। इसलिए उसको अलर्ट हो जाते हैं, अलर्ट होता है तो उसको हम लोग इस तरह से मैनेज करते हैं। नहीं कभी कभी होता है कि मदर में इतना हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है कि मदर को कहीं भी हेमरेज हो सकता है, जो कल यूट्रोप्लासिया तुम भी बोलते हैं एब्रेप्शियो प्लासेंटा, हाइपरटेंशन में एब्रेप्शियो हो जाता है, वो हो सकता है। आंख में हेमरेज हो सकता है, ब्रेन में हेमरेज हो सकता है, स्टमक में हेमरेज हो सकता है, यूरिन कम हो जाएगा तो किडनी में प्रॉब्लम हो जाएगा। इस तरह से उसका आफ्टर इफेक्ट्स होता है, इसलिए उसको समय रखते हुए ही मैनेज करना है। और अगर इंस्पाइट ऑफ गिविंग पूरा दवा, इंस्पाइट ऑफ गिविंग एंटी हाइपरटेंसिव दिए जा रहे हैं लेकिन बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे असेसमेंट किया जाता है कि यस हम माँ और बच्चा दोनों को ठीक रख सकते हैं। तो इफ आई कैन पुल ऑन, तो यूजुअली वी ट्राई टू पुल ऑन टिल 32 वीक्स तक। पुल ऑन कर दिया कि भाई देखते हुए कि नहीं मदर का भी लाइफ का रिस्क नहीं है, हम बच्चा हम अगर करते हैं तो मेरा बच्चा भी हमको सही मिल जाएगा, मदर भी बच जाएंगे, तो खींचते हैं। लेकिन तो ये हाई ब्लड प्रेशर कैन गो इनटू एक्लेम्शिया एंड एक्लेम्शिया। और डिलीवरी के बाद भी फॉर 1 वीक वी हैव टू बी वेरी अलर्ट, स्पेशली फॉर 72 आवर्स। उसमें ये नहीं कि बच्चा निकल गया तो बस ठीक है, उसके बाद भी पेशेंट को कन्वर्शन हो सकता है क्योंकि उसको टाइम लगता है ना सेटल डाउन होने में, इसलिए वन हैज टू बी अलर्ट फॉर। ये हाइपरटेंशन का परेशानी है।